इस्तीफा दे के फिर इलेक्शन लड़ के किसी भी पार्टी पे फिर इनको आना चाहिए हाउस के अंदर और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। वो कहेंगे जनाब आज आ गया, अच्छा चले भी आज आ गया, मान लीजिए आज आ अजहर गया। साहब वो कह रहे हैं कि हम मौके का इंतजार कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले की वजह से मुल्क में इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और सारी सियासी गहमा गहमी में शहर इक़्तिदार में कायम सिंध हाउस को अगर इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। वो सिंध हाउस जहां हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान असम्बली अपनी ही हुकूमत और जमात से बचने के लिए पनाह लिए हुए हैं और हुकूमत पर पूरा एतमाद है और ये दावा भी कर रही है कि उनकी हुकूमत कहीं नहीं जा रही और साथ ही हुकूमत की जानिब से रूठे हुए साथियों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन ये सिलसिला अब दरखास्तों तक पहुंच चुका। गुजरा मीडिया पर आकर दरखास्तें कर रहे हैं, किस तरह से और क्या कह रहे हैं, शेख रशीद ने किस तरह से दरखास्त की है, जरा सुनिए। तो शेख रशीद बड़ी मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज भी सिर्फ 20 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उनकी अपनी गुफ्तगू, सवाल जवाब भी शामिल थे और इसमें 8 बार उन्होंने, कोई 1-2 बार नहीं, 8 बार उन लोगों से अपील की है कि वापस आ जाएं जो इस वक्त नाराज़ हैं, जो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद हैं। तो कल तक शेख रशीद का लहजा कुछ और था, आज ये लहजा बिल्कुल बदल चुका है और वापस ना आने वालों के खिलाफ हुकूमत भी अपना प्लान तैयार कर चुकी है और पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया गया है और पीर को यह रेफरेंस दायर भी कर दिया जाएगा। हुकूमत मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों के सामने इस वक्त बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, जिसके बाद अपोजिशन के मुकाबले में हुकूमती पोजीशन कुछ कमज़ोर पड़ती भी नजर आ रही है और हुकूमती अरकान खुद पर कंट्रोल खोते जा रहे हैं। हुकूमत और इसके मुनहरिफ अरकान के दरमियान बात वादों, दिलासों और आसरों से अब कहीं आगे बढ़कर गालियों, धमकियों और धावों पर आ चुकी है। आज सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने धावा बोला, सिंध हाउस का गेट तोड़ा और गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। सिर्फ कारकुनान नहीं थे बल्कि 2 MNAs भी इनके साथ थे और पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। वहां पर इस्लामाबाद पुलिस पहुंची, फौरी तौर पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 MNAs भी गिरफ्तार किए गए जिनको बाद में शहबाज गिल ने जाकर शख्सी जमानत पर रिहा करवाया। तो ये पूरी सूरत हाल रही और फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी अपना शदीद एहतजाज पूरी सूरत हाल पर रिकॉर्ड कराया और यहाँ कराची में गवर्नर हाउस के बाहर उन्होंने भी एक अलामती एहतजाज किया। साथ ही शर्जील मेमन ने, शैला रजा ने जो गुफ्तगू मीडिया से की उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को ये बताया कि हमें भी बनी गाला का रास्ता मालूम है, हमें भी तमाम हुकूमती वज़रा और अरकान असम्बली के घर के रास्ते मालूम हैं, लोगों को रोकें, अगर नहीं रोका गया तो फिर हमारे कारकुनान को भी जवाब देना आता है। तो ये सूरत हाल जो कि कहा जा रहा था कि शायद 27 मार्च को किसी तसादुम की तरफ जा सकती है, वो वक्त से बहुत पहले तसादुम की तरफ ऐसा लग रहा है कि जा चुकी है। अब हुकूमत की आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की कुछ अहम तरीन शख्सियात से हुई हैं। उस मुलाकात का इस पूरी सूरत हाल पर क्या असर पड़ सकता है, क्या उसके बाद पोजीशन कुछ मजबूत हो सकती है, हुकूमत इस वक्त कितना पुरएतमाद महसूस कर रही है। अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस बारे में कुछ सूरत हाल पर बात करते हैं। अमजद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले अमजद साहब, जो बनी गाला में बड़ी अहम मुलाकात हुई है ये तीन चार अहम तरीन शख्सियात के दरमियान हुई है, इसके बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है या घबराहट में इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, इमरान खान जो है ना वो एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसमें 2 बातें नहीं है। एक, उसने जिंदगी में हार नहीं सीखी, एक उसने कभी जिंदगी में घबराना नहीं सीखा। अच्छा। वो हमेशा अल्लाह ताला की जात पे उसका यकीन है और वो समझता है कि पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और जिस तरीके के साथ आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जितनी बड़ी तादाद में लोगों का बाहर आना और इमरान खान के साथ यकजहती करना, ये हालात कहीं और जा रहे हैं। लोगों की समझ में, शायद मैं एक सियासी तालिब इल्म होने की नाते में एक बात आपसे कहूँगा, अरबाब, मैं सियासी जिंदगी में मैंने एक नई लहर देखी है लोगों के अंदर, जो जुनून जिसमें बढ़ता जा रहा है और वो इतना तेज होता जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो आपको इस बात की जो है ना वो पूरी तरह आप अदराक होगा कि होने क्या जा रहा है। ये बात कहीं और चली गई है। अच्छा।
तो ये अमजद साहब, आज ये जो कुछ सिंध हाउस में हुआ, उसके बाहर जिस तरह आप लोग, आपके कारकुनान दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, ये इस पूरे ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा था? ये किसकी हिदायत पर ये लोग आए थे? इसमें ज़ाहिर 2 MNAs भी शामिल थे। ये खुद से तो जमा होकर नहीं आ गए होंगे, किसी ने इनको कहा होगा ज़रा जाओ सिंध हाउस जाओ, नारेबाजी करो, जो लोग अंदर हैं उनको थोड़ा डराओ धमकाओ ताकि उन पर थोड़ा प्रेशर तो पड़े। अरबाब, शायद आप लोग ये मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक, जो लोगों की जज्बात है ना, आप उनके दिलों को खोल के देख नहीं सकते। हर एक MNA जो इमरान खान के साथ खड़ा है, और जो वर्कर जो इमरान खान का वर्कर था, और आम आदमी, आम लोग, उनका बस नहीं चल रहा कि जो मुनहरफ अरकान असम्बली हैं या जिन्होंने अपना जमीर बेचा है, या उन्होंने अपनी एक सियासी मंडी पे अपने आप को फरोख्त किया है, उनके खिलाफ जो पब्लिक में रिएक्शन मैं देख रहा हूँ। आप गाँव गाँव जाएं, गली गली जाएं, नगर नगर जाएं, आप उनकी बातें सुने, वो क्या कह रहे हैं। वो समझते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग जो है बंद होनी चाहिए, अब ये मंडियां बंद होनी चाहिए। अगर जिसका जो वोट है, जो जिस पार्टी से जो कोई भी है, लेकिन अमजद साहब वहां से तो हल्फन वीडियोस आ रही है ना। आप देखिए, हल्फ लेते हुए नूर आलम साहब ने कहा, 1-2 और MNAs की वीडियोस आई जिसमें वो वीडियो में कुरान शरीफ पर हल्फ लेकर बोल रहे हैं कि 1 रुपया नहीं लिया। आप सुने ना, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके जो असूल ज़ाब्ते हैं, अगर ये इतने ही बड़े मतलब समझते हैं कि हम बड़े असूल वाले हैं, तो सबसे पहले इनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे के फिर इलेक्शन लड़ के किसी भी पार्टी पे फिर इनको आना चाहिए हाउस के अंदर और अपना वोट कास्ट करना चाहिए। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ के आए हैं, तो फिर जो आईन कानून अखलाकी जिम्मेदारी हमारी है, वो यही कहती है कि आप पार्टी हट के बाउंड हैं। हाँ। चाहे वो तो चले अमजद साहब, ये तो इस्तीफा नहीं दे रहे, इमरान खान साहब इनको पार्टी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो इन तमाम लोगों को जिन्होंने पैसे लिए हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस रहे, पार्टी से निकाल दें। देखो, जो आज इन्होंने कल इतराफ किया था कि सिंध हाउस में ये छुपे हुए थे, उनके खिलाफ जो हमारी लीगल टीम है वो पूरा रेफरेंस तैयार करेगी, और वो रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और ये एक ऐसा काम होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, ये तारीख याद रखेगी कि इनका पाला किस पार्टी से पड़ा है और इनका वास्ता किस लीडर के साथ पड़ा है। और ये ऐसे नहीं है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, आम आदमी है, मैंने पहले आपको कहा, अरबाब, काश के आप जो है खुद सर्वे करें। आप आज फैसलाबाद के अंदर देखें, आज आप मुल्तान के अंदर देखें, आज आप पेशावर के अंदर देखें, आज कराची के अंदर देखें, आज वो जहाँ पे इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनके लिए सोशली वहाँ पे आप फिरना। तो अमजद साहब, एक तरफ हुकूमत इनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी करी है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करी है, और अभी जो हमने दिखाया शेख रशीद साहब 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 बार दरखास्तें कर रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो हुकूमत कंफ्यूज क्यों है? सुप्रीम कोर्ट जाना है, रेफरेंस लाना है, या इनको वापस बुलाना है? अरबाब, पहली बात है कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। शेख साहब चूंकि उन्होंने पहले एक बात की है खुद तुम आपके बयानिए में, कि उन्होंने कहा मैं इस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर आप इज्जत बचाना चाहते हो तो वापस आ जाओ। आपको मतलब इसी में आपकी भलाई भी है, इसी में इज्जत भी है, वरना आपकी इज्जत बचाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये आसान बात नहीं है, क्रॉस करना है। ये आग से खेलने के मुतरादिफ है कि वो पार्टी रूल्स की वायलेशन करें, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करें। सही। चलें, निसार खोड़ो साहब भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जैसा हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ज़रा उनसे मैं सवाल करूं इससे पहले, 2018 में खान साहब ने किस तरह से इसी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ एक्शन लिया था और अपनी पार्टी के तकरीबन 20 MPs को पार्टी से निकाल दिया था, और क्या उस वक्त उन्होंने गुफ्तगू की थी, ज़रा ये सुनिएगा। तो इस बार खान साहब ये फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? अगर सबूत उनके पास मौजूद हैं, लिस्ट अगर उनके पास मौजूद है, किसको कितने पैसे दिए गए, लोग बकौल उनके लोगों ने खुद उनको आकर भी बताया, अभी तक इस पर खान साहब ने कोई पैसा नहीं दिया। खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। खोड़ो साहब, ये इस वक्त सूरत हाल, ये सिंध हाउस में जो कुछ हुआ, आप लोगों ने भी उसका रिएक्शन मुख्तलिफ शहरों में फिर शो किया, हालात किस जानिब आप जाता देख रहे हैं? ये अगले 1-2 रोज में कोई बड़ा खुदा ना खास्ता तसादुम तो नहीं होने वाला? देखिए, एक तो थोड़ी सी आवाज आपकी कट रही है, आवाज कट रही है,
क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे दूसरे नंबर पे फोन करें? चलें, आपको दूसरे नंबर पे हम कनेक्ट करते हैं ताकि आपको आवाज़ आ सके। इस दौरान जरा अभी जो खान साहब को मैंने शॉट दिखाया, अमजद अली खान साहब से मैं ये सवाल पूछ लूँ। अमजद साहब देखें, खान साहब की तो तारीख रही है, जब उनकी पार्टी में किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग की उन्होंने फ़ौरन 20 लोगों को निकाल दिया। तो ये जितने भी लोग हैं, ये तो इसमें कुछ आज़ाद कैंडिडेट से, कुछ दूसरी पार्टी से आके आपको ज्वाइन किया था, इनको निकालने में इतनी मुश्किल खान साहब को क्यों हो रही है? वो पुराने उसूल नज़रियात खो गए कहीं, या हुकूमत जाने का डर है? अरबाब खान साहब, पहले मैंने आपको कहा कि उनते आती जाती रहती हैं, लेकिन नजरिया और सोच कभी बदलनी चाहिए नहीं और न बदली जा सकती है, क्योंकि इसी नजरिए की बुनियाद पे आप सफर करते हैं जिंदगी का। सीटें भी आती हैं, चली भी जाती हैं, हुकूमतें भी आती हैं, चली भी जाती हैं, लेकिन असूल जो होते हैं ना वो कभी मरते नहीं हैं। मैंने पहले आपको कहा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, जो हमारी मशावरती टीम है लॉ के हवाले से, वो पूरी तरह वो तैयारी कर रही है और वो रेफरेंस दाखिल करेगी। ठीक है, नहीं साहब, वो तो रेफरेंस की तैयारी कर रही है। हुकूमत और जमात अभी चाहती क्या, पार्टी चाहती क्या है? ये लोग वापस आ जाएं, ये नाराज लोग, या फिर ये वापस ना आए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है? पार्टी का स्टांस क्या है? पार्टी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि रेफरेंस दाखिल करने जा रही है। अच्छा, और इस दौरान अगर इनमें से कोई वापस आना चाहे, कोई एक या दो, तो फिर उसके खिलाफ उसको माफ कर दिया जाएगा, पार्टी में ले लिया जाएगा? अब इस वक्त जो है ये सारी चीजें कबल वक्त हैं, जब कोई वापस आएगा उस पर इमरान खान साहब खुद फैसला देंगे कि इनके साथ क्या किया जा सकता है। सही, चलें, निसार खोड़ो साहब आ गए हैं। तो खोड़ो साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज मुनर्रिफ अरकान इतनी बड़ी तादाद में सिंध हाउस में मौजूद हैं, क्यों वहाँ पर इनको रखा हुआ है? किसको कितने पैसे दिए हैं? खान साहब और उनकी पार्टी तो बता रही है कि 15-15, 18-18, 20-20 करोड़ रुपए उनको दिए गए। एक लिस्ट भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, उसमें भी सबके नाम और सबको दिए गए पैसे। ये पैसे किसने दिए इनको? क्या कह रहे हैं? पैसे क्या मतलब? पैसे किसने दिए पीटीआई के इन लोगों को जो सिंध हाउस में इस वक्त मौजूद हैं, जो एक लिस्ट चल रही है इस वक्त? हम क्यों देंगे उनको पैसे? पीटीआई में इस वक्त कहते हैं कि 4 ग्रुप है। जहांगीर करीम का अलग ग्रुप है, अलीम खान का अलग ग्रुप है, यहाँ जो सिंध हाउस में आके पनाह लेके बैठे हुए हैं वो अलग ग्रुप है, उसका बाकी फवाद खान और मुराद सईद का ग्रुप होगा। 4 ग्रुप है, उसमें हम क्यों उनको पैसे देंगे? वो अपनी मायूसी का खुद इजहार कर रहे हैं, तो हम क्या करें उनको? अच्छा। वो खुद पार्लियामेंट्री लॉजिस पे हमला करते हैं, पुलिस भेजते हैं, एमएनए की बेइज्जती करते हैं, दरवाजा तोड़ते हैं, उनको। चले, खोड़ो साहब की लाइन कट गई। 4 ग्रुप हैं, अब ये 4 ग्रुप हैं तो चारों महज इत्तेफाक है कि ऑपोजिशन के साथ जाके मिल गए। तो न्याई साहब, ये हुकूमत के पास कोई सबूत है कि इन लोगों को जो करोड़ों रुपए दिए हैं ये किसने दिए हैं? ये पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, ये नून लीग ने दिए हैं? क्योंकि कल राजा रियाज साहब बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में, तो वो तो कह रहे थे कि मुझे अगला इलेक्शन नून लीग से कमिटमेंट हो गई है, तो मैं तो टिकट के लिए गया हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं गया। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टिकट्स के लिए गए हैं, अगला इलेक्शन वो दूसरी जमातों से लड़ना चाहते हैं। तो इसमें करप्शन के, पैसों के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? तो अगर वो लड़ना चाहते हैं तो इस्तीफा दें और लड़े उनसे, उनके टिकट पे इलेक्शन। ये तो करप्ट प्रैक्टिस हो गई ना। आप इलेक्शन रूल्स की जो है ना करप्ट प्रैक्टिस देखे ना, उसमें कि आप एक कप ऑफ टी जो है वो भी किसी को ऑफर नहीं कर सकते, और ये भी करप्शन के दायरे में आता है। बिल्कुल, हमारी जो मालूमात हैं देखें उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने एक दिन पहले जब खान साहब गए समाज के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल पूरे पिंडाल को बताया कि ऐसे सिंध हाउस के अंदर जो है वो बोरियां खुली हुई हैं, सिंध के अवाम के पैसों को लुटाया जा रहा है और सियासी मंडी लगाई हुई है खरीदो फरोख्त की। तो हमने तो एक दिन पहले कह दिया, और आपको याद होगा कि बहुत सारे इनके स्पोक्समैन थे, उन्होंने तो बड़े तो जिहाद भी दी थी कि हमारी जो वहाँ पे फीमेल जो हमारी पार्लियामेंटेरियन है, हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन है, तो ये वो है। और इवन यूसुफ रज़ा गिलानी तो बड़ी लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सही, चलिए न्याय साहब, खोड़ो साहब तो कह रहे हैं कि कोई हमने पैसे नहीं दिए, हम पैसे क्यों देंगे, जान लेते हैं उन्हीं से। खोड़ो साहब, ये किसी एक भी मुनर्रिफ रुकन को कोई पैसा नहीं ऑफर किया गया, लेकिन नून लीग के टिकट्स तो कुछ लोगों ने अपनी कमिटमेंट उस पर शो की है, तो वो कमिटमेंट्स हुए हैं, टिकट्स तो दे रहे हैं अगले इलेक्शन में। बात सुने, कल जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले हों या कोई और हो,
किसी भी पार्टी में ज्वाइन करके उनसे टिकट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उससे लगा सकते हैं। बच्चे तो कोई पहले थी न रहेगी, पीटीआई तो कभी कल कला आई है। एक मेंबर चुना गया था 2002 की इलेक्शन में, एक मेंबर था, मैंने खुद इमरान खान था। 2008 की इलेक्शन में उन्होंने बाइकआउट कर दिया। 2013 में चंद लोग आए थे। अब जरूरी तो नहीं है कि ये जन्म तक, अपनी उम्र तक उनके साथ रहेंगे। आजाद है हर एक आदमी, इसमें आप कैसे किसी को रोक सकते हैं कि नून लीग से टिकट क्यों ले रहा है, क्यों नहीं ले, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी से टिकट ले, क्यों नहीं जेयूआई से ले। खोड़ा साहब ले बिल्कुल, लेकिन पहले जिस टिकट पर इलेक्शन लड़ा है, जिस पार्टी के साथ एफिलिएशन है, वो तो छोड़ दें ना, वहां से इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़कर या अगली जमात से टिकट लेकर फिर इलेक्शन लड़ें, फिर आवाम के वोट लेकर आ जाएं। अभी जिसका मैंडेट उनके पास है वो तो छोड़ें पहले। अरे सुने, इस वक्त मेंबर आजाद है, वो किसी दोस्त के घर नहीं रह सकते, किसी होटल में नहीं रह सकते, किसी और बलूचिस्तान हाउस में नहीं रह सकते। ये क्या पाकिस्तान से बाहर है? कोई हाउस है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इसलिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। अगर वो खुद मर्जी से आके रहे हैं तो इसमें कबाहत नहीं है। उन्होंने वोट अभी तक नहीं दिया, वोट का स्टेज आया नहीं है। डिफेक्शन का क्लॉज उस वक्त नहीं लगता, उस वक्त नहीं लगता। डिफेक्शन अगर कोई कर भी लेता है तो उसके बाद पार्टी रेफरेंस भेजती है स्पीकर को, और स्पीकर फॉरवर्ड करता है इलेक्शन कमीशन को, जो मैं 1 महीने में फैसला देती है। उसके उसी वक्त वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। सही। तो खुर्रम ये जब उन्होंने वोट दिया ही नहीं है तो फिर डिस्क्वालीफाई करने की क्या बात है? सही। और अब जाहिर है ये इतनी बड़ी तादाद में ये लोग पीटीआई के आपके पास आ गए कि वो जो इत्तेहादियों की अहमियत थी और जो उनसे मुलाकातें हो रही थी, शायद उनकी अहमियत अब कुछ कम हो गई। अब इन्हीं से आपका काम बन जाएगा। देखिए साहब, हमें सब इत्तेहादी तो हमारे दोस्त हैं, हमने उनसे रुजू किया है, राब्ता किया है। हमने ये नहीं कहा कि हमें इत्तेहादी नहीं चाहिए। अगर खुद के उसकी पार्टी जो है वो खुद टूट फूट का शिकार हो रही है तो इत्तेहादियों पर क्यों रोक करेगा इमरान खान? और अगर वो टूट फूट का शिकार हो रहे हैं तो उनकी मतलब ये गले तक बात आ गई है ना। तंग तो सबको किया है, जब आवाम को तंग किया है तो एमपीएस एमएनएस को भी तंग किया होगा। वो अगर मायूसी का इजहार करें तो आप उनके मायूसी के इजहार को मतलब रोक कैसे सकते हैं? तो खोड़ा साहब, ये अचानक ये मायूसी का इजहार और सबका एक साथ कैसे आ गया? अभी 6 महीने पहले तक यही लोग पीटीआई की तारीफें कर रहे थे, इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर रहे थे, एतमाद का वोट भी इन्होंने वजीर आजम को दिया। कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की बात है। एकदम से ये इतना अदम एतमाद और इनके गिले शिकवे, तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायतें इतनी ज़्यादा हो गई कि ये सिंध हाउस में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। तो इसलिए कुछ लगता है कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। वो इसलिए आया कि अभी फैसला कुन मरला है। अपोजिशन ने नो ट्रस्ट मोशन पेश कर दिया है, आपने नो कॉन्फिडेंस का मोशन पेश कर दिया, मतलब अब फैसले का टाइम है। अगर फैसले का टाइम है और उससे कोई अगर फैसला करता है कि मैंने इसका साथ नहीं देना तो वो आजाद है। हाँ, तो एक ज़ाहिर है थोड़ा सा ऑपोजिशन ने जब ये नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव किए तो इन तमाम लोगों से राब्ता करके इनसे कोई ना कोई डील करके बात करके मूव किए ना, वरना तो ऑपोजिशन ऐसे तो नहीं मूव कर सकती थी अगर अपनी जीत का यकीन नहीं होता। देखिए बात सुने, अपोजिशन ने फर्ज समझा कि वो नो ट्रस्ट क्यों करे, नो कॉन्फिडेंस क्यों करे, क्योंकि इसने अवाम को मायूस किया है। अवाम को अगर मायूस किया है तो अपोजिशन चुप क्यों रहे और क्यों ना नो ट्रस्ट मोशन पेश करे? अगर उनके पास नहीं होंगे तो वो हार जाएंगे, अगर उसके पास हुए तो वो पास हो जाएंगे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जी अपोजिशन में यहाँ सिंध असेंबली में एक मेंबर होता था अपोजिशन का, एक मेंबर, उस एक मेंबर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया था स्पीकर सिंध असेंबली पर। एक मेंबर भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर सकता है। यहाँ तो इतने सारे हैं, 162 है। सही जी। अमजद नियाजी साहब, अब ये देखें, जब अवाम की तवक्कात पूरी नहीं की, अपने लोगों को शिकायतें थीं, उनको बहुत गिले थे, वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, वो मुनासिब वक्त उन्हें अपोजिशन ने फराम कर दिया। तो अब इसमें ये पैसे की इन्वॉल्वमेंट, करप्शन के इल्ज़ामात, ये फिर इसके सबूत भी पेश करने पड़ेंगे हुकूमत को। अरबाब, रातों रात ऐसा कौन सा फेल अदा हुआ कि इनके जो नजरियात बदल गए? तो नजरियात जो बदले तो लाजमी बात है कोई तो भी वजह है।
मैंने पहले कहा बिल्कुल जमहूरी हक है, जमहूरियत के अंदर फॉरेन अगेंस्ट बातें होती हैं, फॉरेन अगेंस्ट आपकी वोटिंग भी होती है, लेकिन कहाँ पे होती है? वो आपकी डायरेक्शन देता है आपका पार्लिमानी लीडर। अगर आपके बड़े नजरियात हैं और आप बड़े जमीर आपका जिंदा है तो आप जाएं, पब्लिक में जाएं, आप उस पार्टी से इस्तीफा दें और जाएं पब्लिक के पास, वहां से दोबारा मैंडेट लें जिस पार्टी से आप जिस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, इसमें तो दूसरी राय नहीं है। लेकिन लेकिन अमजद साहब, अगर ये तमाम लोग इस्तीफे भी दें तो अददी अक्सरियत तो फिर पार्लियामेंट में आपकी वैसे भी कम हो जाएगी, अगर ये 20-22 लोग इस्तीफा दे दें। इसका जवाब दीजिएगा। अमजद साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लें, आते हैं इस सवाल का जवाब भी अमजद साहब से लेते हैं और फिर कुछ दीगर इशूज पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब मुनहरफ अरकान के खिलाफ हुकूमत कानूनी महाज पर जंग लड़ने को इस वक्त तैयार है। पीर को सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है और ये भी उन अरकान से कहा जा रहा है कि वो अगर उनको अपोजिशन का साथ देना था तो पहले इस्तीफ़ा देते और उसके बाद फिर किसी और टिकट पर इलेक्शन लड़ते, कामयाब होते अपने हल्के से, फिर जाकर अपोजिशन का साथ देते। अमजद अली खान नियाजी साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो अमजद साहब, ये अगर आप कह रहे हैं कि ये जो अखलाक का तकाजा था, पहले ये खुद इस्तीफ़ा देते, अपनी सीट छोड़ते, अगर ये तमाम अरकान इस्तीफ़े दे भी देते तो फिर पार्लियामेंट के अंदर आपकी अददी अक्सरियत तो कम हो जाती, फिर आपकी हुकूमत कैसे कायम रह सकती थी? अरबाब, ये हमारा हेडेक है ना कि हमने क्या करना है हाउस के अंदर और हाउस के बाहर। लेकिन अखलाकी तकाजा और कानूनी तकाजा तो यही कहता है कि आप एक पार्टी के साथ आपका इख्तलाफ है, आपका ज़मीर जाग गया है, बिल्कुल आपका ज़मीर जागना चाहिए। अगर आपको नजर आती है ऐसी चीज तो फिर ज़मीर जब जागे तो फिर जाए ना, अवाम के पास जाए, आप इस्तीफा दें, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर आपको किसी और पार्टी का मैंडेट मिलता है, फिर आपका राइट बनता है। आपका ये कहना कि आपको ख्वाब आया और आप उठ खड़े हुए और आपको सारी आपकी जो ज़मीर है वो भी जाग गया है और आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये तो कोई तुक ना हुआ ना। अब इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम इस काम को मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। इब्तिदा हुई है, अभी तो फूलों के नीचे से वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, लेकिन अमजद साहब, ये जिस अखलाकियात की तवक्को आप उन मुनहरिफ अरकान से कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए या उनके बारे में बात करते हुए भी तो अपने ऊपर अखलाकियात को लागू करना पड़ेगा ना। कल जिस तरह शहबाज गिल साहब ने रमेश कुमार साहब से गुफ्तगू की और जो अल्फाज उन्होंने कहे वो तो शायद मैं और आप ज़ाहिर टीवी पर दोहरा भी नहीं सकते, आम जिंदगी में भी शायद उन अल्फाज को हम इस्तेमाल ना करते हों। तो ये इस तरह की गुफ्तगू फिर होनी चाहिए। अगर कोई वापस भी आने का सोच रहा होगा, किसी के लाशऊर में भी होगा कि यार मैं वापस चला आऊँ, कन्फ्यूज़ भी होगा, वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार मुझे वापस नहीं जाना। इस तरह की लैंग्वेज मेरे बारे में यूज़ की जा रही है। शहबाज गिल ने को गलत नहीं कहा आपस में, अरबा मैं इस बात का कायल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के लिए देखें, आप माइनॉरिटी में हैं, आप स्पेशल सीट पे आए हैं, आपको पार्टी ने इज्जत दी, आपकी क्या कितनी आपकी स्ट्रेंथ थी, आपको पार्टी ने ही बनाया है और आप पार्टी की पीठ में आप छुरा घोंप रहे हैं और आपके बड़े असूल आपको याद हैं और आप बड़े बासूल बन रहे हैं ना, तो पहले छोड़े ना, हमारा टिकट छोड़े, आप रिजाइन दे, उस पार्टी में जाए, वहां से आप टिकट लेके आए और इलेक्शन स्पेशल सीट पे। जब आपकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया था तब भी ये नून लीग के एमएनए थे, उस वक्त भी दूसरी जमात से आप लेकर आए थे, तो वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट की वजह से एमएनए नहीं बने, वो तो पहले ही एमएनए थे। मेरी बात सुनो, जब हमारे पास आए थे तो उस वक्त इलेक्शन था, हमने इनको टिकट दिया था। आप बड़ी तो एक और बात की जाती है कि जी हमने पंजाब के अंदर जो एमपीएस थे वो अपनी पार्टी में शामिल किए थे, वो सब आजाद लोग थे ना, किसी पार्टी के तो नहीं थे। आज भी हमारा इसी, देखिए हमारा पहले दिन से जो स्टांस है, जो हमारी बयानिया है, वो यही है कि तहरीके अदम एतमाद लाना इनका जमहूरी हक है। लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है, हम समझते हैं कि ये गद्दे घोड़ों की खरीदारी जो है ना बंद होनी चाहिए। ये जो गटर ज़दा निज़ाम है ना, जो अमजद साहब, ये नून लीग के 5-6 जो मुनहरिफ एमपीएस थे जिन्होंने खान साहब से भी बराह रास्त मुलाकात की थी, उसमें जलील शरकपुरी थे, 3-4 और लोग उनके साथ, उनके हमख्याल लोग शामिल थे,
फिर उसके बाद उनके हलकों में कुछ फंड्स भी जारी किए गए, कुछ काम भी हुए। तो वो याद है आपको वो मुलाकात और वो वक्त? उस वक्त भी मुनहरिफ अरकान को, क्योंकि वो दूसरी जमात के थे, उस वक्त सूट करता था मिलना। आज चूंकि आपकी जमात के लोग उधर चले गए तो उन पर लान तान हो रही है। अरबाब उनको हम कोई तरीके में तमाज में तो नहीं यूज कर रहे ना, या हमने कोई उनको अपने फाइनेंस बिल में उनको अपने हक में किया है, ऐसा कहीं आप बता दें। हम हमारे साथ उन्होंने सपोर्ट की कहीं पे भी नहीं है। सही। अब ये तो हाँ, हमारे हलकों के अंदर जो है वो बुनियादी मसाइल के हल के लिए अगर वो आए हैं तो पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है ना वो, उसमें कौन सी कोई हमने कोई अंग्रेजी डाल दी है, हमने उनको कोई उनकी वफादारियां तब्दील नहीं की, उनको उनके खिलाफ पार्टी के इस्तेमाल नहीं किया। वो तो उनके साथ यही है कि हमें अपना हक चाहिए, हमारे इलाकों को तरक्की चाहिए, दैट्स इट। चलो अहमद साहब, ये जो आपके अपने नाराज अरकान हैं इनके खिलाफ तो रेफरेंस ला रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिलफर्ज वैसे इम्कानात बहुत कम है, अगर आप इनको रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, इत्तेहादियों का क्या करेंगे? जो काफ लीग और MQM भी जाने को तैयार बैठे हैं, उनकी डील्स भी फाइनल हो चुकी हैं, क्या उनको ऑफर किया गया, क्या उन्होंने मान लिया? अब वो सब बिल्कुल सामने है। कल देखें कितने इशारों में, और कुछ तो बराह रास्त भी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, परवेज़ इलाही साहब के पिछले 2 दिन के इंटरव्यूज़ देखें, पूरी सूरत हाल बिल्कुल सामने है, वो भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं जाने के लिए। उनको कैसे रोकेंगे? अभी अपना अरबाब पार्टी शुरू हुई है, देखिए किस करवट ऊँट बैठता है। अगर हम सच पे हैं, हक पे हैं, तो हमें कोई इमरान खान को जो है ना वो हटाना कोई आसान बात नहीं है। और जो लोग मैं समझता हूँ कि समझते हैं ना कि हम इमरान खान को ऐसे हटा लेंगे, तो वो खाम ख्याली में है। फैसला खान साहब ने करना है, जो भी करना है। अच्छा चलें, अब ये जो पीर को आप लोग जा रहे हैं अदालत जो जा रहे हैं, ज़रा इस पर कानूनी राय ले लेते हैं। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून हमारे साथ। ये अब हुकूमत अपने उन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस लेकर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से उनकी ओपिनियन दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, या फैसला दे सकती है, तो आप ही इसकी वजाहत करेंगे। क्या सूरत हाल बन सकती है, क्या क्या ऑप्शन इस वक्त कानूनी तौर पर हुकूमत के पास मौजूद हैं? अजहर साहब देखिए, मैं प्रोग्राम शुरू बात करने से पहले बता दूं कि अब जो मुनर्रिफ अरकान है ना, उनके लिए जमीन अब तंग हो जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में रास्ता उन्हें अब मिलना नहीं है। अच्छा, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ना है कि जब डिफेक्शन का ये आर्टिकल 63A इनकॉर्पोरेट हुआ तो उस वक्त छांगा मांगा का ताज़ा तरीन वाकया हुआ था, हम सब लोगों ने देख लिया था। और उस वक्त के बाद मिसाके जमहूरियत हुआ और तय हुआ 18वीं तरमीम के जरिए 2 बड़े काम हुए। एक तो आइन में आर्टिकल 63A ये आया, और साथ ही 58(2)B को रीवर्डिंग की गई और सदर का इख्तियार खत्म कर दिया गया कि 5 साल से पहले असेंबलियां हटा दी जाए। अब यहाँ क्या किया, यहाँ भी कोशिश ये की गई कि वक्त से पहले अगर वज़ीर आज़म को हटाना है तो ये एक डिफेक्शन की क्लॉज डाल दी गई कि पार्टी के कम से कम अपने कारकुन जो है ना, जो अपने वोटर हैं, जो कि पार्टी का टिकट लेके आए होंगे, वो मुनर्रफ ना हो सके। अब आर्टिकल 63A में आगे उसकी मशीनरी प्रोविजन आनी थी, रूल्स ऑफ बिजनेस, रूल्स नेशनल असेंबली के 2007 के, वो नहीं डाले गए। वो आज भी डाले जा सकते हैं और उसमें पैरामीटर तय हो सकते हैं। इसका मकसद 2 है। एक तो है कि अगर डिफेक्शन कर जाए, फ्लोर क्रॉस कर जाए, एक है कि फ्लोर क्रॉस होने से रोकना है। अब उसके लिए तरीकाकार तय होना था और चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर आनी थी। एक और इसके अंदर लेकुना है कि अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो इट शुड बी फॉर अ लाइफ, जो कि सगेशियस राइटर्स ऑनर्स या मीन नहीं है। 62(1)(f) के पैरामीटर में बात आती है, तो वो ऐसा अब इसीलिए हुकूमत वक्त ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जाते हैं ताकि इसकी इंटरप्रिटेशन आ जाए। एक ये कि आर्टिकल 63A का इतलाक प्री वोट से वोट डालने से पहले भी, और साथ साथ अगर इसे डिस्क्वालिफिकेशन हो, ये फॉर लाइफ है या फॉर अ लिमिटेड पीरियड है। यहाँ इन चीजों को सामने रखते हो ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर गए हैं। और मैं जो समझता हूं कि एक तो बात है कि इसका इतलाक जो है वोट डालने से पहले भी होगा, डिस्क्वालिफिकेशन ना हो सके। अच्छा। लेकिन उसको वोट डालने से रोकने के मुख्तलिफ प्रोविजंस डाली जा सकती हैं। पार्टी मेंबरशिप सस्पेंड की जा सकती है, स्पीकर उसको असेंबली में अंदर आने से पहले रूलिंग दे सकता है। ये वो सारी चीजें हैं। और साथ साथ अगर वो डिफेक्शन कर जाता है तो फिर उसको जो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ये इट शुड बी फॉर अ लाइफ। अच्छा। ये वाली जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अब लेके गए हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में। जी हाँ, तो अजहर साहब ये क्योंकि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, तो ये ओपिनियन आएगा सुप्रीम कोर्ट का या फिर ये डिसीजन आएगा? और अगर तो ओपिनियन आएगा तो फिर क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन भी डिसीजन की तरह ही होगी?
देखिए इम्प्लीमेंटेशन आनी है क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन कर देगी कि ये लॉ ये है, इसका इतलाक अपना वोट डालने से पहले भी है, और वोट डालने से पहले आपको देखे ना, आप एक साइलेंस मामला है हुआ ना कि आप हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं, करप्शन करप्ट प्रैक्टिसेस ये रोकना चाहते हैं, लेकिन आपके पास हल कोई नहीं है। इतनी एविडेंस आ गई, खुद उनके बयानात आ गए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात आ गए, फिर उनका गवर्नर उसमें ठहरना आ गया, उसका पहरा देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ गया, नून लीग के लोग वहां मौजूद और मौलाना फजलुर रहमान उनको बचाने के लिए आ गए। तो ये सारे चेन ऑफ इवेंट अगर आप उठाकर देखें तो डिफेक्शन तो बड़ी वाज़ेह तौर पर हो चुकी। मैं तो अगर मुझसे पूछती है तो डिफेक्शन हो चुकी है। अच्छा। ये वो लोग हैं कि जिनको वोट डालने की इजाजत होनी नहीं चाहिए। अगर ये जमीर के इतने पक्के थे तो तरीकाकार आइन के आर्टिकल 63A के अंदर ही दिया हुआ है कि आराम से इस्तीफा देते, इस्तीफा दे के नया इलेक्शन लड़ते, और जिसमें भी वोट डालना था आके डाल सकते थे। आज अगर इनसे पूछा जाए कि जनाब आपका जमीर इतने से नहीं जागा तो क्या वजह है, वो कहेंगे जनाब आज आ गया। अच्छा चले भी आज आ गया, मान लीजिए आज आ गया। साहब वो कह रहे हैं कि हम मौके का इंतजार कर रहे थे, मुनासिब मौके पर जाहिर है वो कार्ड खेलना चाहते थे। 2-3 MNAs ने ये गुफ्तगू की कि हम जाहिर है किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे थे ताकि उसका हमें फायदा भी हो। अजहर साहब मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, ये पूरा प्रोसेस कितना लंबा होगा ये भी आपसे जानना है, चूंकि अगले हफ्ते में बहुत सारी छुट्टियां भी गवर्नमेंट ने ही अनाउंस कर दी हैं OIC के इजलास और 23 मार्च की वजह से। लेकिन अब अमजद साहब, अजहर सिद्दीक साहब की बातों से तासुर मिल रहा है कि चलें कानूनी ऑप्शन तो आपके पास मौजूद हैं, अपने अरकान को आप पाबंद कर सकते हैं अगर ये फैसला और ये ओपिनियन आपके हक में आता है, लेकिन अपने इत्तेहादियों को आप कैसे पाबंद करेंगे? ज़ाहिर है वो तो आपकी पार्टी में शामिल नहीं है, उनको तो आप इस कानूनी तरीके से नहीं रोक सकते, और वो भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी अमजद साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी अरबाब आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये चलें अजहर साहब से बात करके कम से कम ये तो आपको होप मिली है कि कानूनी ऑप्शंस अभी भी आप लोगों के पास मौजूद हैं, अपने अरकान को आप कानूनी तौर पर पाबंद कर सकते हैं, लेकिन इत्तेहादियों को तो आप कानूनी तौर पर नहीं पाबंद कर सकते। उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? उन्हें तो उनकी डील्स हो चुकी हैं, उनको ऑफर्स मिल चुकी हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं ऑफर, वर्किंग रिलेशनशिप की बातें हो रही हैं वहाँ। तो अरबाब जो हमारे तादी हैं उनके साथ बातचीत जारी है, उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन तो लिए नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट के साथ भी अपोजिशन दोनों के साथ बातचीत हो रही है, तो फाइनल अभी कहीं पे भी नहीं गया, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन अमजद साहब ये बातचीत कौन कर रहा है? खान साहब जब MQM के दफ्तर गए वहाँ तो उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं की, वो जब चौधरी बरादरान से मिलने उनके घर गए वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन पार्टीज़ को तो शिकवा ये है कि इमरान खान साहब जब आए तो उन्होंने इससे मुताल्लिक कोई बात ही नहीं की। फिर ये बातचीत कौन कर रहा है? ये किस सतह के लोग कर रहे हैं? हमारी असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज खटक साहब हैं, और कुछ लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, और इस पे तवील डेलिब्रेशंस हो रही हैं हर रोज के ऊपर। सही। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, ये अभी जिस कार्रवाई की हमें बात कर रहे थे, ये मंडे से अगर स्टार्ट होती है, हुकूमत मंडे सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो ये कितना लंबा ये प्रोसेस होगा? ये ओपिनियन कितनी दिन में सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगी? क्योंकि आगे 3-4 रोज़ की तो लगातार वहाँ पर वेकेशंस हैं, तो हुकूमत के पास टाइम तो बहुत कम है। 28 से पहले ये ओपिनियन हुकूमत को लेनी है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए मैं एक चीज तो आपके सामने रखता हूँ कि कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का तो कहा हुआ है 14 दिन के अंदर, पर ये प्रोविजन जो है ये मैंडेटरी नहीं है, डायरेक्टरी है, जो कि कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं दी गई। और वैसे भी आइन के आर्टिकल 254 के तहत कहा है कि अगर कोई टाइम जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक ना हो सके तो इनवैलिड नहीं हो सकता। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से 95 के मुताबिक 3 से 7 दिनों के अंदर आपको रेजोल्यूशन फिक्स कर रही है। लेकिन जब मंडे को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के हवाले से मामला चला जाएगा, तो अगर इजलास बुला भी लेते हैं स्पीकर का टोटल इख्तियार उन्हीं के पास है, वो स्याह और सफेद के असेंबली के वही मालिक हैं। तो इस पे स्पीकर नेशनल असेंबली जो है आर्टिकल 63A के हवाले से एक रूलिंग देंगे कि आर्टिकल 63 डिफेक्शन की अभी इतलाक कैसे होना है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है। और स्पीकर ने ये वाला ऑप्शन लेने से पहले बाकायदा वजारत कानून के साथ और अटॉर्नी जनरल से ओपिनियन लिया था कि डिफेक्शन क्लॉज का ताल्लुक क्या होगा, इतलाक कब होगा, और ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी और फॉर अ सर्टेन पीरियड होगी। इसी में वजारत कानून या अटॉर्नी जनरल दफ्तर ने कहा है कि इसका एक तरीका ये भी है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले ली जाए। अब स्पीकर इस बुनियाद के ऊपर रूलिंग दे देगा, और वो रूलिंग किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती है। अच्छा। वो रूलिंग फाइनल है। और अल्टीमेटली जो मामला है, जो मैं देख रहा हूं कि ये मार्च में तो कोई नजर नहीं आ रहा आपको,
ये अप्रैल में बात कही जाती है। अच्छा। और अगर आपका अप्रैल भी गुजर गया तो आखिर बजट सेशन शुरू हो जाएगा। बजट के सेशन में तहरीक अदम एतमाद ना लगाई जा सकती है ना पास हो सकती है। अच्छा, चलें, अब ये तो अमजद अली खान न्याजी साहब भी कई बार स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं एक्टिंग तौर पर ही, लेकिन ज़रा इनसे जानते हैं कि अब क्या वाकई 21 मार्च से भी आगे मामला जा सकता है? 21 मार्च को स्पीकर इजलास बुलाने के पाबंद नहीं है। इस पूरे तनाजुर में एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अदम एतमाद की तहरीक असेंबली में जमा होने के बाद स्पीकर पाबंद होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर उसको ये इजलास बुलाना होता है और उसके बाद फिर 3 से 7 दिन तक उस पर बहस और वोटिंग का तमाम अमल मुकम्मल होता है। तो इसमें ये तकरीबन 21 दिन दरकार होते हैं। लेकिन अब जबकि एक कानूनी राय भी सामने आ रही है, हुकूमत ने अदालत जाने का फैसला किया है, तो उसके बाद अजहर सिद्दीक साहब जिस तरह ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनके मुताबिक ये मामला कई हफ्तों बल्कि महीनों पर भी मुहित हो सकता है और बजट सेशन तक भी जा सकता है। और फिर उस दौरान तो अदम एतमाद से मुताल्लिक असेंबली में कोई बातचीत या बहस या फिर वोटिंग हो ही नहीं सकती। तो अमजद अली खान न्याजी साहब, ये इन तमाम मामलात पर हुकूमत ने अपने कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर ली है, इसीलिए पिछले 1-2 दिन में अदालत जाने का भी आप लोगों ने फैसला किया है? और फिर क्या स्पीकर साहब के पास ये इख्तियार है कि वो इन 14 दिन से भी आगे इस मामले को ले जाएं और इजलास कॉल ना करें या किया हुआ इजलास तो उसको कॉल ऑफ कर दें? अरबाब, स्पीकर नेशनल असेंबली कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं और उनको आईन पाकिस्तान और रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस नेशनल असेंबली जो है वो बहुत सारे इख्तियारात देता है, क्योंकि नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है वो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है, ठीक है ना जी। आप उसके ऊपर जो बहुत सारे रूल्स हैं और बहुत सारी चीजें देखें, आप ये कोई इतने सादा नहीं है निज़ाम कि जिसको आप आके कहे कि जी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हटाना है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हटाना है। ये मजाक नहीं है। आप एक मुंतखब वजीर आजम को हटाने के लिए सर्टन आपको एक प्रोसीजर और कानून और आइन के नीचे ही आप उसको हटा सकते हैं ना, वरना हर कोई उठ के आ जाएगा, उसने वो हर रोज एक नया तमाशा होगा। तो इन तमाशों से बचने के लिए कानून के अंदर और नेशनल असेंबली के जो रूल्स हैं उसमें बहुत कुछ लिखा गया है। बात यह है कि ये समझते, मैंने इसलिए कहा ना कि अभी पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजरता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान को हटाना कोई आसान काम नहीं है। सही, ठीक है। लेकिन अजहर साहब, ये अगर अदालत से ज़ाहिर हुकूमत को ये जो इंटरप्रिटेशन अदालत ने करनी है इस कानून की वो मिलती है और फिर इन लोगों के खिलाफ ये जो मुनहरिफ फ़रकान है इनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई भी करती है और ये अगर नाअहल हो जाते हैं, कौमी असम्बली से बाहर हो जाते हैं, तो भी तो हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है वो फिर पार्लियामेंट में कम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में अजहर साहब क्या हुकूमत कायम रह सकेगी? देखिए, हकीकत तो यही है कि अगर यानी मेरे पास इतला ये भी है कि इन्होंने अपने इस्तीफे दे छोड़े हुए हैं और वो इस्तीफे अगर स्पीकर नेशनल असेंबली पास कर लेता है तो तब भी इनकी अददी अक्सरियत कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन इनके लिए डर और खौफ ये आना है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर इनकी हुई तो डैट इज गोइंग फॉर अ लाइफ, ये पूरी एक जिंदगी के लिए होगी और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा एक और बात है, यानी इनके लिए अब इस्तीफे देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इनके जितने अमल है और अगर इनका 1 महीने का 1.5-2 महीनों का टेलीफोन का डाटा निकाला गया तो उसके अंदर वो सारी बातें वाज़ेह आ जाएंगी। फिर इसके अंदर पैसों के हवाले से बात हो रही है, फिर इसके अगेंस्ट टिकटों के हवाले से बात हुई है, कोई एक आध पर्चा अगर इनके खिलाफ हो गया, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आ गई तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुल जाना है। ये बड़ी बुरी तरह से मेरी जाती राय के मुताबिक फंस चुके हैं। कोशिश तो इन्होंने बड़ी की कि पतली गली से निकल जाए, लेकिन ये मामला इनके हाथ से निकल चुका हुआ है। ये इसीलिए डर और खौफ। लेकिन अजहर साहब, जिस तरह ये फंस चुके हैं उस तरह हुकूमत, अजहर साहब हुकूमत भी तो फंस चुकी है। अगर ये इनके जो इस्तीफे बकौल आपकी इत्तला के मुताबिक अगर स्पीकर साहब के पास हैं वो मंजूर कर लें तो भी हुकूमत गई, और अगर ये वोट दे दें या हुकूमत इनको नाअहल करा दे तो भी हुकूमत गई। हुकूमत भी तो हर सूरत में जा रही है, हुकूमत भी फंस चुकी है। अच्छा जी, अजहर साहब आपकी इजाजत से जरा अमजद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें 1-2 जुमले, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी अमजद साहब।
भाई चूंकि मेरे से ज्यादा लॉ को जानते हैं और इसके बारे में बता भी रहे हैं, जब तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट हो जाएगी ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सारा हाउस ही हो जाए ना, पूरी नेशनल असेंबली भी हो जाए, फिर भी 6 माह तक उसको नहीं हटाया जा सकता। अच्छा जी अजहर साहब, ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है आइन के आर्टिकल 95 के तहत, तो 94 के तहत प्राइम मिनिस्टर विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस टिल द न्यू इनकम्बेंट, जब नया आ जाए। और नया आने का है कि जिसके पास मेजोरिटी होगी, यानी मिसाल के तौर पर यूं ले लें आप कि ये डिफेक्शन हो गई, इन्होंने वोट कास्ट कर दिया, डिफेक्शन से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर आगे वोट नहीं कास्ट करेंगे। अब अगला जो प्राइम मिनिस्टर आएगा, तो ये जो वोट मेजॉरिटी के थे 15, 16, 17, 18 जितने भी हैं, ये वोट जब ये भी, और फर्ज करें इनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, तो स्पीकर इनको वोट डालने की इजाजत नहीं देगा, और अल्टीमेटली जो है ना, वो बड़े मसाइल पैदा हो सकेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस आ सकता है, और बातें बाद फिर आगे जब आपका मेजॉरिटी नहीं होगी, तो फिर असेंबलियां डिसॉल्व होने की तरफ भी जा सकती हैं। तो ये मामला तो अपनी जगह पर मौजूद है, और ये इतना आसान नहीं है। जिस किसी ने भी गुत्थी ये उलझाई है, ये सुलझती इतनी आसानी से मुझे नजर नहीं आती है। और इससे एक चीज आने वाले दिनों में सेटल हो जाएगी, वो ट्रांसपेरेंसी है, मेरिट है, और ये जो डिफेक्शन करना चाहते हैं उनको रोकने के हवाले से वो चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद अली खान नियाजी हमारे साथ मौजूद थे। अजहर सिद्दीक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, अभी भी जो कुछ ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद हैं, लेकिन इस सूरत-ए-हाल को वो कुछ लंबा तो खींच सकते हैं, लेकिन हुकूमत का इस वक्त बचना और फिर उन अरकान का भी जो मुनहरिफ हो गए उनका बचना तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुश्किल दिखाई दे रहा है। बहरहाल आने वाले हफ्ते में मजीद सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।